Good morning, dear students. Today we are going to do our fourth lesson of Hornbill, Landscape of the Soul. And dear students, this lesson of ours is written by Nathalie Trouvroy. और नथैली ट्रोवरॉय बेटे बेल्सन एम्बेसडर थे जो इंडिया में रहते थे, जो एक आर्ट हिस्टोरियन थे, उनकी वाइफ हैं। और ये लेसन जो है लैंडस्केप क्या होता है, भूदृश्य ऑफ सोल, सोल का यानी कि आत्मा का। ये कैसे आप लेसन जब पढ़ेंगे यू विल गेट टू नो। तो प्यारे बच्चों, ये चैप्टर जो है वो आर्ट्स के बारे में बात करता है। डू यू नो समथिंग अबाउट आर्ट? इफ़ यू डोंट नो, ट्राई टू फाइंड इट आउट कि हाउ मेनी टाइप्स ऑफ आर्ट्स आर देयर। वेल, two types of arts we are going to discuss here in this lesson. In this chapter, the writer contrasts two forms of art, Chinese art and European art, by using two different stories. यहाँ नथैली ट्रोवरॉय बेटे टू डिफरेंट स्टोरीज हमें बताएंगे। फर्स्ट चाइनीज़ आर्ट के बारे में, सेकंड यूरोपियन आर्ट के बारे में। और दोनों में कंट्रास्ट क्या है, यानी कि वो एक दूसरे के अपोजिट हैं, विरोधाभास है उनमें। कैसे? In China during the 8th century, the Tang Emperor Xuanzong commissioned a painter Hu Daozi to decorate a wall in the palace. तो यहाँ चाइना में 8th सेंचुरी में एक टैंग एम्परर जिनका नाम क्या था, जुआनसोंग, वो कमीशन करते हैं, यानी कि ही पेज दिस पेंटर हुज नेम वाज वू दाओजी फॉर व्हाट, किसके लिए करते हैं वो कमीशन? टू डेकोरेट अ वॉल, ताकि वो एक वॉल को डेकोरेट करें, किसमें? एक पैलेस में। यानी कि पैलेस किसका था? एम्परर का था। पैलेस क्या होता है? राजमहल। तो ये चाइना के एम्परर थे, उनका पैलेस था। तो उसमें ये एक वू ताओसी नाम के एक पेंटर होते हैं जिनको वो पैसे दे के कुछ आर्ट बनवाते हैं अपने महल के लिए। Upon seeing the wall painting, the emperor started noticing the outer appearance of the painting, but the painter drew his attention to a cave at the foot of the mountain. अब अपन सीइंग द वॉल, अब जैसे वो वॉल पेंटिंग को देखते हैं, वू ताओसी बहुत ही फेमस और बहुत ही कमाल के पेंटर होते हैं। तो ये जो पेंटिंग वॉल पे बनाते हैं, तो एम्परर जैसे उस पेंटिंग को देखते हैं तो एम्परर जो है वो नोटिस करना शुरू कर देते हैं बाहर की अपीयरेंस को, यानी कि जिस तरीके की चीज़ें उस पेंटर ने उस पेंटिंग में डाली थी। बट द पेंटर ड्रू हिज अटेंशन, लेकिन जैसे ही पेंटर को लगता है कि एम्परर जो चीज़ मैंने इसके अंदर डाली है उसकी तरफ नोटिस नहीं कर रहे, तो एम्परर का अटेंशन जो है वो किसकी तरफ दिलाते हैं? केव की तरफ। एक गुफा है, और वो गुफा कहाँ है? एट द फुट ऑफ द माउंटेन। माउंटेन जो है, जो चोटी जो है, बिल्कुल उसके पैर के पास, यानी कि चोटी के बिल्कुल नीचे। अब द पेंटर टोल्ड द एम्परर, पेंटर अब एम्परर को बताता है, क्या बताते हैं कि डैट ही वुड टेक हिम इनसाइड, कि उसके पास इतनी कैपेसिटी है कि वो इस पेंटिंग के अंदर एम्परर को लेके जा सकते हैं। कैन यू इमेजिन दैट गाइस? आप ऐसी कल्पना भी कर सकते हैं क्या? होपफुली वी कांट। वेल सी फर्दर, द पेंटर एंटर्ड द केव, और ये पेंटर जो है वो केव में एंटर करता है, एंड द एंट्रेंस क्लोज्ड बिहाइंड हिम। देखिए ये सरप्राइजिंग फैक्टर है कि जैसे ही पेंटर केव के अंदर एंटर करता है तो वो केव जो है वो पीछे से उसके पीछे बंद हो जाती है। एज सुन एज द पेंटर क्लैप्ड हिज हैंड्स, और जैसे ही पेंटर अपने हैंड से क्लैपिंग करता है, द पेंटिंग ऑन द वॉल वॉज गॉन एंड सो वॉज द पेंटर, और वो पेंटिंग जो वॉल पे थी वो गायब हो जाती है, और पेंटर भी वहाँ गायब हो जाते हैं उस पेंटिंग के साथ साथ। तो देखिए बेटे, ये एक हैरत अंगेज कहानी है। How much true it is, we can't say anything about it. Well, this is a story. See, in another story, एक और कहानी है चाइनीज़ आर्ट से रिलेटेड। A painter wouldn't draw an eye of a dragon as if he feared that the dragon would fly out of the painting. कि एक दूसरी कहानी में क्या बताते हैं राइटर, कि एक पेंटर होता है जो एक ड्रैगन को ड्रॉ करता है, और उस ड्रैगन की आई को ड्रॉ नहीं करता। क्यों? क्योंकि उसको कहीं ना कहीं फियर होता है कि यदि वो ड्रैगन की आई और ड्रॉ कर देगा तो वो उस ड्रैगन को दिखना शुरू हो जाएगा, और वो उस पेंटिंग से बाहर उड़कर भाग जाएगा, निकल जाएगा। Well, it's also amazing or unbelievable story. In another story, to represent a European art form, फिर वो दूसरी अब ऑथर जो हैं, द ऑथर एक और स्टोरी हमें हमारे सामने प्रेजेंट करते हैं, और ये स्टोरी यूरोपियन आर्ट फॉर्म की है। वो चाइना एशिया में है, ठीक है। इंडिया इज़ ऑल्सो ए पार्ट ऑफ एशिया, तो एशिया कंटिनेंट का पार्ट हमारा इंडिया भी है। लेकिन यहाँ राइटर किसके बारे में बात कर रहे हैं? आप नेक्स्ट स्टोरी में यूरोपियन आर्ट के बारे में बात कर रहे हैं। मास्टर ब्लैकस्मिथ फॉल्स इन लव विद द पेंटर्स डॉटर।
एक मास्टर ब्लैक स्मिथ होता है, तो वो एक पेंटर है, तो यस, तो उसकी बेटी है, तो उससे प्यार करना शुरू कर देता है। नाउ द फादर डिडंट अप्रूव ऑफ हिम बिकॉज ऑफ हिज प्रोफेशन। अब फादर जो है इस मास्टर ब्लैक स्मिथ को बिल्कुल पसंद नहीं करते, क्यों? क्योंकि उसका प्रोफेशन ये था। तो ब्लैक स्मिथ लोहार होते हैं। द ब्लैक स्मिथ स्नेक्ड इनटू हिज पेंटिंग स्टूडियो। तो ये ब्लैक स्मिथ जो है वो स्नेक्ड चुपके से उसके पेंटिंग स्टूडियो में घुस जाता है एंड पेंटेड अ फ्लाई ऑन द पेंटर्स लेटेस्ट पैनल। और दिस पेंटर और दिस ब्लैक स्मिथ हु वॉज पेंटर ऑल्सो, ये पेंटर भी थे, तो वो क्या करते हैं बेटे, पेंट कर देते हैं कि एक जो पेंटर ने एक लेटेस्ट पैनल पे, एक लेटेस्ट पर्दे के ऊपर इन्होंने अपनी एक पेंटिंग की हुई थी, उस पेंटिंग के ऊपर एक फ्लाई को पेंट कर देते हैं, यानी कि एक मक्खी बना देते हैं। नाउ द फ्लाई सीन सो रियल दैट द पेंटर ट्राइड टू हिट इट फर्स्ट आफ्टर रियलाइजिंग इट वॉज इन द पेंटिंग। और जैसे ही अब ये पेंटर जो हैं, जिस लड़की को ये प्यार करते थे, उनके फादर जैसे ही पहुंचते हैं तो वो देखते हैं कि ये जो पेंटर एंटर करते हैं, ये फादर, तो बेटे वो सोचते हैं कि ये फ्लाई वास्तविक है, वो आर्ट नहीं समझ पाते उसकी, तो वो उसको पहले हिट करने की कोशिश करते हैं, उसको वहाँ से फ्लाई आउट करने की कोशिश करते हैं, लेकिन बाद में रियलाइज़ करते हैं कि ये तो पेंटिंग थी। वाओ, ही वॉज अमेज्ड बाई सीइंग दैट। Well, the painter accepted him as a trainee in his studio, और फिर after that incident, now the painter got convinced to accept him as a trainee, कि वो उसको मान लेते हैं कि वो उसको अपने स्टूडियो में अब ट्रेनिंग देंगे, और उस प्रपोजल को वो एक्सेप्ट कर लेते हैं। Now the blacksmith married the painter's daughter and later became one of the famous painters of his time. अब ये जो ब्लैक स्मिथ था, ये जो लोहार था बेटे, ये उस पेंटर की बेटी से शादी कर लेता है और बाद में बहुत फेमस पेंटर्स में से एक बनता है अपने टाइम का। Well, these stories revealed as to how art form is believed to be followed in two different regions in the world. तो ये दो कहानियाँ हमारे सामने रिवील करती हैं कि किस तरीके से आर्ट फॉर्म जो है वो कैसे डिफरेंट रीजन्स में वर्ल्ड के कैसे फॉलो की जाती हैं। इन यूरोप एन आर्टिस्ट वॉन्ट्स द व्यूअर टू सी अ रियल व्यू पॉइंट बाय बोरोइंग हिज आइज। यदि हम यूरोप की बात करें तो वहाँ आर्टिस्ट क्या दिखाना चाहते हैं हमें, व्यूअर्स को, कि रियल व्यू पॉइंट, कि वास्तव में किस तरीके से हम पेंटर के आइज़ को बोरो करके किसी भी चीज़ को हूबहू वैसे ही समझ सकते हैं, देख सकते हैं, जैसे कि सही मायने में पेंटर किसी चीज़ को पेंट करता है। सॉरी, नाउ द आर्ट मस्ट बी परफेक्ट एंड मस्ट बी इल्यूजन लाइकनेस। तो यूरोपियन आर्ट के अकॉर्डिंग जो है आर्ट परफेक्ट होनी चाहिए और वो इल्यूजन होना चाहिए, यानी कि वो एक ऐसा भ्रम पैदा करे कि आपको लाइकनेस, यानी कि हूबहू वैसी नज़र आए जैसा कि उन्होंने पेंट किया है, मीन्स वो रियलिस्टिक नज़र आए। Whereas in China the artist doesn't paint a real one, जबकि चाइना में आर्टिस्ट कभी भी रियल पेंटिंग को पेंट नहीं करते, यानी कि वास्तविक चीज़ों को नहीं करते, बट यूजेस हिज इनर एंड स्पिरिचुअल वॉइस टू क्रिएट एन एब्स्ट्रैक्ट पीस, बल्कि वो अपनी इनर और स्पिरिचुअल वॉइस को यूज़ करते हैं। वहाँ पे स्पिरिचुअली वो जो सोचते हैं, इनर हार्ट में जो वो फील करते हैं, उसके बेस पे वो एक एब्स्ट्रैक्ट पीस को बनाते हैं आर्ट के, जिसको आप देख के एग्जैक्टली समझ नहीं पाते कि क्या पेंट किया गया है। नाउ द व्यूअर कैन एंटर द पेंटिंग फ्रॉम एनी पॉइंट। अब व्यूअर, देखने वाला जो है, वो उस पेंटिंग में कहीं भी किसी भी एंगल पे एंटर कर सकता है और कैन ट्रेवल अकॉर्डिंग टू हिज ओन इमेजिनेशन, और अपनी कल्पना के आधार पर कैसे भी कहीं भी ट्रेवल कर सकता है उसमें। द आर्टिस्ट वॉन्ट्स द व्यूअर टू एंटर हिज माइंड एंड क्रिएट अ पाथ ऑफ इट्स ओन। अब आर्टिस्ट जो है वो क्या करता है, व्यूअर को ये चाहता है कि वो एंटर करे उसके माइंड में और फिर उसके लिए अपना पाथ खुद बनाए। वेल, दिस कंसेप्ट इज़ कॉल्ड शेंशुई। और बच्चों, इस कंसेप्ट को हम क्या कॉल करते हैं, शेंशुई, विच मीन्स माउंटेन वाटर। और शेंशुई का मीनिंग क्या है, माउंटेन वाटर, माउंटेन का पानी। वेल, व्हेन दे आर यूज टुगेदर, और यदि हम इन दोनों को एक साथ यूज़ करें, दे मेक द वर्ड लैंडस्केप, तो वो लैंडस्केप बनता है। शेंशुई मीन्स लैंडस्केप। Well, here are a few questions which we'll read and get to know what exactly the lesson conveys. Contrast the Chinese view of art with the European view with examples. Examples के थ्रू हमें चाइनीज़ का जो दृष्टिकोण है देखने का, आर्ट को समझने का, और यूरोप का, तो ये दोनों डिफरेंट है बेटे। थ्रू एग्जाम्पल वी हैव टू टेल, वी हैव टू कन्वे हाउ दीज टू आर्ट्स आर डिफरेंट। See here, the Chinese form of art is based on imagination. चाइनीज़ की जो आर्ट है वो किसके ऊपर बेस है, इमेजिनेशन के ऊपर। Shows inner and spiritual approach of the artist. तो वो क्या दिखाती है,
इंटरनली क्या सोचता है एक पेंटर, या फिर उसकी स्पिरिचुअल आध्यात्मिक अप्रोच जो है वो क्या है आर्टिस्ट की, उस चीज़ को कन्वे करती है। वेयर इज द यूरोपियन आर्ट फॉर्म इज़ रियल, और जबकि यदि हम यूरोपियन आर्ट को देखें तो डैट इज़ रियल, वो वास्तविक है। जैसी चीज़ एक पेंटर को दिखाई देती है हूबहू उसकी कॉपी जो है पेंटर जो है वो बनाता है। एंड रिप्रोड्यूसेस एन एक्चुअल व्यू ऑफ द ऑब्जेक्ट फ्रॉम द लैंडस्केप, लैंडस्केप से यानी कि भूदृश्य से जो भी ऑब्जेक्ट, जो भी चीज़ को वो देखते हैं तो उसका एक्चुअल व्यू रिप्रोड्यूस करते हैं। वेल, फर्स्ट एंड सेकंड क्वेश्चन, एक्सप्लेन द कंसेप्ट ऑफ सेंशुई। अब ये सेंशुई की कंसेप्ट क्या है इसको आपको एक्सप्लेन करना है। सी हियर आंसर, सेंशुई इज़ द चाइनीज़ कंसेप्ट ऑफ आर्ट। सेंशुई एक चाइनीज़ कंसेप्ट है ये आर्ट की, कला की, विच मीन्स, इसका क्या मतलब है, माउंटेन वाटर, माउंटेन का पानी। इट इज़ यूज टुगेदर टू रिप्रेजेंट द वर्ड लैंडस्केप, और लैंडस्केप को यदि हम इकट्ठा रिप्रेजेंट करें, इकट्ठा कहें तो उसको रिप्रेजेंट करती है। द टू कॉम्प्लीमेंट्री पोल्स, दो कॉम्प्लीमेंट्री एक दूसरे के पूर्व दो पोल होते हैं बच्चों, फर्स्ट इज यिन एंड सेकेंड इज यांग ऑफ एन इमेज रिफ्लेक्ट द डायोस्ट व्यू, और यही इमेजेस जो हैं वो क्या करती हैं, डायोस्ट का जो व्यू था, यानी कि डायोस्ट जो पेंटर थे, फेमस पेंटर, उनके व्यू को रिफ्लेक्ट करती हैं, उनके व्यू के बारे में बताती हैं। वेल, नेक्स्ट क्वेश्चन इज, What do you understand by the terms outsider art and art brut और raw art? आप बच्चों को क्या लगता है कि आउटसाइडर आर्ट क्या होती है, या आर्ट ब्रूट किसे कहते हैं, रो आर्ट यानी कि कच्ची कला किसे कहते हैं? आउटसाइडर आर्ट इज एन आर्ट मेड बाय एन अनट्रेन्ड आर्टिस्ट, फॉर एग्जाम्पल चिल्ड्रन और मेंटली इल पर्सन। आउटसाइडर आर्ट को हम किसे कहते हैं, जो कि कोई प्रोफेशनली जो आर्टिस्ट होते हैं उनके द्वारा नहीं बनाई जाती, अनट्रेंड होते हैं, किसी तरीके की ट्रेनिंग जो आर्टिस्ट नहीं लेते, लेकिन उसके बाद भी जो आर्ट को बनाते हैं तो उनकी आर्ट होती है। जिस तरीके से एग्जाम्पल हम देखें तो बच्चों को हम कह सकते हैं, या फिर मेंटली इल पर्सन जो है कई बार कुछ आर्ट बनाते हैं, डैट इज़ कॉल्ड आउटसाइडर आर्ट। Art brut or raw art is a type of art made by people who are not professionals, but they create an art piece with their own depth and understanding and not from the stereotypical forms of the classical and fashionable art. तो बच्चों ये जो आर्ट है, यस, ये जो आर्ट ब्रूट है या फिर रो आर्ट है, तो ये एक उस तरह की आर्ट है जब लोग इसको बनाते हैं तो वो प्रोफेशनल नहीं होते, और जब ये उस पीस को बनाते हैं तो ये अपनी डेप्थ से, यानी कि जिस गहराई तक किसी चीज़ को समझते हैं अपनी अंडरस्टैंडिंग के बेस पे, यानी कि जो स्टीरियोटिपिकल फॉर्म्स हैं, जिस तरीके की आर्ट्स ऑलरेडी हमारी सोसाइटी में प्रिवलेंट हैं या फिर हमारी सोसाइटी का हिस्सा है, उन आर्ट्स की कॉपी करके नहीं बनाते, या फिर वो क्लासिकल जो आर्ट्स हैं या फैशनेबल आर्ट्स हैं जो हमारे टाइम में प्रिवलेंट है, या पुराने या फिर आज की जो क्लासिकल पीसीज हैं उनको कॉपी करके नहीं बनाते, बल्कि इनके माइंड में जो आता है ये नेचुरली और न्यू आर्ट बनाते हैं। तो उसको हम क्या कहते हैं, आउटसाइडर आर्ट कह सकते हैं, आर्ट ब्रूट कह सकते हैं, या फिर रो आर्ट कह सकते हैं। सी नेक्स्ट वन, हु वॉज द अनट्यूटर्ड जीनियस हु वॉज क्रिएटेड अ पैराडाइज। अनट्यूटर्ड, किसने उसको ट्यूटर नहीं किया यानी कि ट्यूशन नहीं दिया, एक ऐसे जीनियस जिन्होंने इस अर्थ के ऊपर पैराडाइज क्रिएट किया, तो उसके बारे में बताना है। एंड व्हाट इज़ द नेचर ऑफ हिज कंट्रीब्यूशन टू आर्ट, उनका नेचर कैसा रहा जब उन्होंने आर्ट के में अपना कंट्रीब्यूशन दिया। तो यहाँ बच्चों, अनट्यूटर्ड जीनियस हु क्रिएटेड ए पैराडाइज वॉज नेकचंद। तो यहाँ आपके लेसन में जो है एक पूरा पैराग्राफ गिवन है जो कि किसी एक न्यूज़पेपर की कटिंग है। तो वहाँ एक अनट्यूटर्ड, जिसको किसी ने भी ट्यूटर नहीं किया, यानी कि ये प्रोफेशनल आर्टिस्ट नहीं थे, कहीं से इन्होंने ट्रेनिंग नहीं ली, जिनका नाम क्या है, नेकचंद। ये जीनियस थे जिन्होंने पैराडाइज क्रिएट किया इस धरती पे। आप लोगों को पता है चंडीगढ़ का रॉक गार्डन, यदि किसी बच्चे ने देखा हो तो ये अकेले जो नेकचंद हैं इनकी क्रिएशन है। ही वॉज एन 80-year-old क्रिएटर। तो ये क्रिएटर हैं 80 साल के, और डायरेक्टर 2005 में जो है बेटा ये इस दुनिया से जा चुके हैं। डायरेक्टर हु मेड द वर्ल्ड फेमस रॉक गार्डन इन चंडीगढ़। तो ये और क्रिएटर भी हैं, डायरेक्टर भी रहे हैं, और इन्होंने वर्ल्ड फेमस रॉक गार्डन जो चंडीगढ़ का है वो खुद बनाया था अकेले। ही यूज्ड एवरी फॉर्म अटेंड टू सिंक और एनीथिंग विच ही फेल्ट एज एन आर्ट फॉर्म। तो इन्होंने सारी चीज़ें जो डिस्पोजेबल चीज़ें थी, जो चीज़ें जो है लोग हम एक तरीके से जो है वेस्ट समझ के बाहर फेंक देते हैं, वो सारी चीज़ें टिन से लेके सिंक तक हर एक चीज़ को इन्होंने यूज़ किया, जो ये फील कर रहे थे कि यस ये आर्ट फॉर्म में यूज़ किया जा सकता है। एंड वन ऑफ हिज फेमस क्रिएशंस आर विमेन बाय द वाटरफॉल। आप इस
रॉक गार्डन में बच्चों इन्होंने कुछ इमेजेस डाली हैं विमेन की जो वाटरफॉल के पास हैं। यदि आप किसी ने देखा है तो यू कैन बेटर अंडरस्टैंड और यू कैन रिकॉल दोज इमेजेस। तो वो बहुत ही कमाल के, बहुत ही फेमस क्रिएशंस हैं। Well, dear students, here ends our lesson and question answers. You have to write these question answers in your copy and remember as well. Learn these as well. Okay, have a nice time. Thank you.